वांट हाफ गुणक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी कह सकते हैं ये याद नहीं रहता, ये कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करता है, पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से फोकस करना। लास्ट में आप सभी को एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आपके लिए बेटा कुछ चीजों को बहुत आसान करने वाली है। जैसे आपका पूछा जाता है, अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, ये ऐसी ट्रिक है बेटा, चाहे शून्य कोटि हो, चाहे प्रथम कोटि हो, चाहे द्वितीय कोटि हो, हर प्रकार की कोटि के वेग स्थिरांक का बेटा ये मात्रक बताने में समर्थ है। प्यारे साथियों नमस्कार, मैं अनुज सर स्वागत करता हूं आपके द्वारा बनाए गए नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याकुल में। तो भाई कैसे हो आप सभी। तो प्यारे साथियों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले अपने उन सभी फार्मूलों को जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं आपके चैप्टर नंबर 1 से, यानी कि विलियन चैप्टर से शुरू करेंगे और रासायनिक बलगतिकी तक के सभी फार्मूलों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं, आपके सामने सबसे पहला चैप्टर में आता है, सबसे पहला फार्मूला है विलयन की सांद्रता। यहाँ पे क्या है, विलेय पदार्थ की मात्रा बटे विलयन का आयतन लीटर में। उसके बाद आता है विलेयता, विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा ग्राम में गुणे 100 बटे विलायक का द्रव्यमान होता है। फिर द्रव्यमान प्रतिशत आपका यहाँ पे W/W% से इसको व्यक्त करते हैं। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान और गुणे 100 होता है। जैसे आप लोग अपने हाई स्कूल या जो भी आपने हाई स्कूल ही तो किया है, कक्षा 11 पास हुए हो, तो आपने जैसे अपने वहां से पूर्णांक और प्राप्तांक को लेकर के आप परसेंटेज निकालते हो, वैसे ही ये फार्मूला है कि ऊपर प्राप्तांक है, नीचे पूर्णांक है, गुणे 100 है। तो वैसे ही बेटा आपका आयतन प्रतिशत भी होने वाला है। आयतन प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का आयतन मिलीलीटर में बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में और गुणे 100 होता है। बेटा कभी कभी आपका विलेय पदार्थ या विलयन की जगह में अवयव या यौगिक भी आ जाता है, तो जहां विलेय या विलायक आए उसको अवयव मान लेना, जहां विलयन आ जाए उसको यौगिक मान लेना, बाकी फार्मूला तुम्हारा एकदम सेम रहेगा। फिर आते हैं यहाँ पे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो बेटा ऊपर द्रव्यमान हो जाएगा, नीचे आयतन हो जाएगा, इसका मतलब विलेय का द्रव्यमान गुणे 100 बटे विलयन का आयतन हो जाएगा। पार्ट्स प्रति मिलियन, बेटा द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला याद होगा, तो पार्ट्स प्रति मिलियन में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। द्रव्यमान प्रतिशत में वहां पे 100 होता है, यहाँ बेटा 10⁻6 हो जाता है, बस इतना ही फर्क है। तो पार्ट्स प्रति मिलियन पीपीएम बराबर विलेय का द्रव्यमान गुणे 10�6 बटे विलयन का द्रव्यमान हो जाता है। पार्ट्स प्रति बिलियन की बात करें तो बेटा इस फार्मूले में मिलियन है, बिलियन के लिए क्या करना है, सिर्फ 10�9 कर देना है बस, ठीक है। मोल बराबर भार बटे अणुभार होता है, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में होता है। अगर मोल को थोड़ा सा और ओपन कर दे तो यहाँ विलेय का भार गुणे 1000 बटे विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन मिलीलीटर में। ध्यान रखना बेटा 1000 का गुणा तभी हुआ है जब यहाँ लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। फिर मोललता की बात करें तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ध्यान रखना मोललता मोलरता में अक्सर कंफ्यूज होते हो। मोलरता यानी लीटर जैसा साउंड आ रहा है, यानी मोलैरिटी, मोलरता को मोलैरिटी इंग्लिश में कहा जाता है, और लैरिटी यानी साउंड आपका लीटर जैसे आ रहा है। जब लीटर जैसा साउंड आता है तो यानी आयतन आपको याद होना चाहिए, और आयतन आपको दिमाग में जैसे आता है वैसे ही विलयन का आयतन आप लगा दोगे। तो विलयन का आयतन बेटा आपका इसके अंदर आ गया, तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ द्रव्यमान आ जाएगा। किसका द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। तो इस तरह से इसका फार्मूला हो गया। हमने मोल को थोड़ा और ओपन कर दिया, केजी को यहाँ पे ग्राम में कर दिया, तो विलेय का भार गुणे 1000 बटे विलेय का अणुभार गुणे विलायक का द्रव्यमान यहाँ से बन गया, ठीक है। फिर आगे चले, यहाँ नॉर्मलता की बात करें तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। उसके बाद ग्राम तुल्यांक को थोड़ा और ओपन कर दिया जाए तो यहाँ से भार देखो n गुणे विलेय का भार गुणे 1000 बटे विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन मिलीलीटर में होता है। ध्यान रखना तुल्यांकों की संख्या बेटा n गुणे आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, n गुणे भार बटे अणुभार हो जाता है। फार्मूला ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। यहाँ पे n क्या होता है, n होता है H+ या OH- आयन की संख्या बराबर ऑक्सीकरण संख्या या संयोजकता। n का मान जैसे NaOH है तो NaOH के लिए n का मान 1 हो जाएगा। HCl है आपका, HCl के लिए एक H+ होता है HCl में, तो इस वजह से n का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे NaCl है तो NaCl बेटा एक धनावेश आपका और एक ऋणावेश होता है, मतलब एक Na+ होता है और एक Cl- होता है, इसलिए बेटा वहां पर भी n का मान 1 हो जाएगा। जैसे कैल्शियम क्लोराइड हो जाए तो Ca2+ प्लस 2Cl-, तो 2 धनायन 2 ऋणायन, तो इसका मतलब n का मान 2 हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को। फिर नॉर्मलता और मोलरता के बीच संबंध की बात करें तो नॉर्मलता बराबर n इंटू मोलरता होता है, ठीक है। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है।
फिर अब बात करें बेटा मोलन्स की, तो मोलन्स के अगर बात करें, हमारे पास मान लो एक रिएक्शन है, एक तरह का विलय और विलायक है, तो यहाँ अवयव ए अवयव बी मिलते हैं तो विलयन बनता है ए प्लस बी। तो अगर हमें अवयव ए का मोल अंश निकालना हो यानी यक्स ए निकालना हो, तो जिसका भी मोल अंश निकालना होता है उसका मोल ऊपर होता है, यानी कि अवयव ए का मोल बटे बेटा इस विलयन के सभी अवयवों के मोल का योग नीचे हो जाता है। ध्यान रखना, नीचे टोटल होगा और ऊपर वही होगा जिसका मोल अंश पूछा जा रहा है, बस इतना ध्यान रखना। तो जैसे अवयव देखा जाए बेटा, अवयव बी के लिए मोल अंश निकालना हो तो एक्स बी बराबर अवयव बी का मोल बटे अवयव ए का मोल प्लस अवयव बी का मोल आपका बन जाता है। इस बात को ध्यान रखना और आसान तरीके से इसको याद रखना है। तो यक्स ए बराबर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, मतलब जिसका मोल निकालना है उसका बेटा, जिसका मोल अंश निकालना है उसका मोल ऊपर होता है, बटे में आपका यहाँ से क्या हो जाता है, बटे में आपका विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मूलों का योग हो जाता है, यानी एन ए प्लस एन बी, क्योंकि हम सिर्फ दो अवयव लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो एक्स बी बराबर आपका एन ए, यहाँ पे एक्स बी है ना, तो बी अवयव की बात करें तो यहाँ एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। एक रूल आता है बेटा कि किसी विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मूल अंश का योग एक होता है। तो बेटा इस विलयन के अंदर सिर्फ दो अवयव हैं, तो अगर इन दोनों अवयवों के मूल अंश का योग हम कर दें तो उसका मान एक हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, फिर उसके आगे आते हैं हेनरी के नियम। हेनरी के नियम बेटा, नियम भी इंपॉर्टेंट है, फार्मूला तो आपका इंपॉर्टेंट है ही। हेनरी के नियम ये बताता है कि विलेयता और आंशिक दाब के बीच क्या रिलेशन होता है। तो बेटा सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा आप दाब बढ़ाओगे उतनी ज्यादा सॉल्यूशन वहां पे, सॉल्यूशन के ऊपर विलेयता, मतलब गैस में बेटा क्या हो, गैस आपका किसी द्रव के अंदर विलय होगी। सिंपल सी बात है कि दाब बढ़ेगा तो विलेयता बढ़ेगी, दाब बढ़ेगा विलेयता बढ़ेगी, दाब बढ़ेगा विलेयता बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ बेटा आपका P समानुपाते x गैस हो जाता है, जबकि समानुपाते चिन्ह हटता है तो P बराबर KH इंटू एक्स गैस हो जाता है। ठीक है, राउल्ट के नियम की बात करें, अगर हमारे पास सॉल्यूशन बन रहा है A प्लस बी से, तो यहाँ पे P कुल यानी कि इस विलयन का कुल वाष्प दाब, कुल आंशिक वाष्प दाब इन दोनों अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के योगफल के बराबर होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, उस विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के आंशिक वाष्प दाब का योगफल पूरे के पूरे विलयन के आंशिक वाष्प दाब बन जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पी ए बराबर बेटा अगर बात करें तो जो आपका आंशिक वाष्प दाब होता है बेटा, जिस भी अवयव का आंशिक वाष्प दाब होता है उस अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसी अवयव के मूल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, यहां से अगर बात करें बेटा तो यहां से एक रिलेशन बन जाता है आपका, अगर देखा जाए तो जो आपका पी ए है वो समानुपाती बेटा आपका यक्स ए होता है राउल्ट के नियम के अनुसार। अगर बात करें पी बी के लिए तो आपका बेटा ये आपका यक्स बी के समानुपाती हो जाता है। इसीलिए आपका यहां से जब समानुपाती चिन्ह हटता है बेटा तो यहाँ आपका शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब आ जाता है, कह सकते हैं कांस्टेंट के रूप में। अब बेटा यहाँ पे आपका देखा जाए शुद्ध अवस्था में अवयव बी के लिए वाष्प दाब आ जाता है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है, इसीलिए आपका यहाँ पे पी ए जब हमने पी नॉट ए एक्स ए रख दिया है और पी बी जब हमने पी नॉट बी एक्स बी रख दिया। फिर अगर अणुसंग गुणधर्म बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अणुसंग गुणधर्म बेटा यहाँ पे समानुपाती विलय के कणों की संख्या होता है। वाष्प दाब में अगर बात करें आपेक्षिक अवनमन तो बेटा यहाँ से पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए बराबर एक्स बी, और बेटा एक्स बी और तोड़ा जाए यानी कि मूल अंश ऑफ अवयव बी, तो बेटा आपके ये डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी गुणे डब्ल्यू ए बन जाता है। ठीक है, जहां पे ए और बी क्या है, ए हमने विलायक मान रखा है, बी हमने यहाँ पे विलय मान रखा है। क्वथनांक में उन्नयन की बात करें तो डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट बराबर के बी इंटू एम हो जाता है। एम बेटा यहाँ पे मोललता है, तो मोललता को हमने ओपन कर दिया तो मोललता डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी गुणे डब्ल्यू ए होता है। ठीक है भाई साहब, फिर आते हैं यहाँ से आपका हिमांग में अवनमन। यहाँ से डेल्टा टी एफ बराबर टी एफ नॉट माइनस टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। टी एफ नॉट बेटा शुद्ध विलायक के लिए होता है, टी एफ नॉट जहां लगा हो बेटा शुद्ध विलायक के लिए है, ध्यान रखना नॉट जहां भी लगा हो। ठीक है, और टी एफ आपका यहाँ पे विलयन के लिए हो जाएगा, तो के एफ इंटू एम हो जाता है। एम बेटा मोललता है तो मोललता वाला फार्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी गुणे डब्ल्यू ए ग्राम में। ठीक है, परासरण दाब बेटा पाई बराबर सी आर टी होता है, सी एक सांद्रता होती है, ध्यान रखना सी सांद्रता या सी मोलरता होती है, तो आप फार्मूला भी चेंज कर सकते हो यहाँ पे। हाफ वांट हाफ गुणक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी कोई कह सकते हैं ये याद नहीं रहता, ये कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करता है, पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से फोकस करना। यहाँ सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे असामान्य मोलर द्रव्यमान। असामान्य का मतलब ये होता है कि अगर कोई वैल्यू, कोई मोलर द्रव्यमान सामान्य मोलर द्रव्यमान से कम या ज्यादा होता है तो वो असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है।
ठीक है। अगर बात करें वन हाफ गुणक के रिस्पेक्ट में, अगर वहां पे अगर कोई NaCl है या कोई वैद्युत अपघट्य टूट रहा है, वियोजित हो रहा है, तो वहां I का मान बेटा आपका कैसे फार्मूला निकलेगा, तो I बराबर 1 प्लस अल्फा N-1 होता है। ध्यान रखना अल्फा वियोजन की मात्रा है। अगर संयोजन हो रहा हो, अगर दो आयन आपस में मिल रहे हो, ठीक है, दो छोटे छोटे परमाणु आपस में मिलते हैं, तो उसको संयोजन कहा जाता है या संगुणन कहा जाता है। तो वहां I बराबर 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 1/n हो जाता है। तो ये फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट जो आपके न्यूमेरिकल में यूज होते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारे यहाँ से आता है वैद्युत रसायन, मानक अपचयन विभव। बहुत छोटे से फार्मूले हैं, बहुत कम फार्मूले हैं, पर इतना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से देखना मानक अपचयन विभव E नॉट सेल बराबर E नॉट आर कैथोड माइनस E नॉट आर एनोड हो जाता है। ध्यान रखना आर का मतलब बेटा रिडक्शन रिएक्शन, आर का मतलब यहाँ पे क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। अपचयन अपक्रिया बेटा जब भी हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं वो कैसी वैल्यू रखते हैं, हमेशा रिडक्शन रिएक्शन वाली वैल्यू रखते हैं, हमेशा रिडक्शन रिएक्शन वाली यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, ठीक है। ई नॉट अभी देखो अगर क्या हो, ताप दाब सांद्रता जब निश्चित होती है तो हम उसे मानक कहते हैं। मान लो ताप दाब सांद्रता बदल गई, तब क्या करेंगे, तो नट समीकरण बेटा यहाँ आ जाता है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.06/n लॉग बेस 10 एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता, या कहीं कहीं उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता हो जाता है। यन क्या है, यहाँ आदान प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक है। गिब्स मुक्त ऊर्जा बेटा यहाँ से डेल्टा जी बराबर माइनस NF ई नॉट सेल होता है, जहां पे बेटा n आपका वही सेम आपका ग्रहण किए गए या त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। F बेटा आपका यहाँ से क्या होता है, देखा जाए फैराडे नियतांक होता है, सॉरी फैराडे नहीं, फैराडे नियतांक होता है, जिसका मान होता है यहाँ पे 96,500 कूलम, ठीक है, जिसका यहाँ से मान होता है बेटा, ठीक है, 96,500 कूलम। ओके, चालकता बेटा यहाँ पे चालकता 1/r होता है, यानी कि प्रतिरोध 1 प्रतिरोध होता है। विशिष्ट चालकता बेटा यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती कह सकते हैं, व्युत्क्रमानुपाती नहीं, विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है, यानी कि आपका कप्पा बराबर 1/ρ होता है। बेटा अगर कप्पा को और थोड़ा सा ओपन कर दिया जाए तो यहाँ से L/R × A बन जाता है। मोलर चालकता की बात करें, लैम्डा m से इसको व्यक्त करते हैं, तो विशिष्ट चालकता कप्पा गुणे 1000 मोलरता बेटा यहाँ से हो जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ से तुल्यांक चालकता लैम्डा EQ, तो यहाँ से इसका तुल्यांक चालकता है, तो विशिष्ट चालकता कप्पा गुणे 1000, क्योंकि तुल्यांक चालकता है, तुल्यांकी, तो बेटा यहाँ नॉर्मलता आ जाता है। कुलराउस नियम यहाँ से कहता है कि किसी भी वैद्युत अपघट्य की अगर हमें सीमांत मोलर चालकता निकालनी है, तो बेटा सीमांत मोलर चालकता उस वैद्युत अपघट्य के धनायनों और ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योगफल के बराबर होती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब अगर बात करें यहाँ पे वैद्युत रासायनिक श्रेणी जो होती है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो बेटा अपचयन विभव अगर बात करें ऊपर से नीचे पर श्रेणी में, अगर लिथियम से शुरू हो रहे हैं फ्लोरीन तक जा रहे हैं, तो लिथियम की अपचयन विभव बेटा सबसे कम होगा, और जैसे जैसे नीचे आएंगे अपचयन विभव बेटा उसका देखा जाए। सुनो, अपचयन विभव की बात करें, ध्यान रखना, तो वहां पे अपचयन विभव की बात करें, अगर वैल्यू की बात करें, वैल्यू, ठीक है, वैल्यू की बात करें, नंबर की बात करें, तो ऊपर से नीचे आने पर बेटा वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। अगर अपचायक गुण की बात करें तो बेटा सबसे ऊपर जो है लिथियम वो सबसे ज्यादा अपचायक होगा, और जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं श्रेणी में, ऊपर से नीचे आने पर अपचायक गुण घटता है और आक्सीकारक गुण बढ़ता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। देखो यहाँ पे दिया है कि अपचयन विभव जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा बेटा आक्सीकारक क्षमता बढ़ती है, यानी कि ऊपर से नीचे आने पर E नॉट की वैल्यू बढ़ती है, सेल का विभव बढ़ता है, साथ ही साथ बेटा यहाँ पे आक्सीकारक क्षमता भी बढ़ती है, लेकिन इसका उल्टा अपचयन क्षमता यहाँ पर घटती है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बेटा अक्सर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी होती है इसकी विभव की, 0.0 वोल्ट, ठीक है। सेल स्थिरांक G*, ये बेटा दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बटे इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मान लो कोई पाइप है, तो बेटा जो आपका एरिया होता है, जो भी पाइप है, जैसे जो आपका पाइप, कोई भी पाइप आप जिससे पानी वानी फ्लो करते हो, बहाते हो, तो उस पाइप का जो एरिया होता है, क्रॉस सेक्शन, जितने से पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब आते हैं अपने नए चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर रासायनिक बलगतिकी। यहाँ से बेटा तो उस अभिक्रिया का वेग R बराबर यहाँ पे अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है। अगर अभिकारक के लिए आपको यहाँ पे सांद्रता परिवर्तन दिखानी है तो बेटा माइनस में लिखा जाता है, -dR/dt, और अगर उत्पाद के लिए लिखना होता है तो +dP/dt होता है। सर माइनस क्यों है, प्लस क्यों है? तो माइनस बेटा इसलिए है क्योंकि
समय के साथ अभिकारक की सांद्रता घटती है, ठीक है। तो घटने की वजह से बेटा यहाँ पे निगेटिव लगाया गया है, और समय के साथ उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है, इसलिए बेटा यहाँ पे प्लस लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दर बराबर प्रारंभिक सांद्रता माइनस अंतिम सांद्रता होता है। माइनस नहीं बेटा, यहाँ पे अंतर लगा देना, ठीक है। यहाँ पे अंतर लगा देना, अंतर इस वजह से लगाना क्योंकि उत्पाद के लिए अगर इसको लिखेंगे तो अंतिम सांद्रता बेटा उत्पाद की ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे क्या प्रारंभिक सांद्रता अंतर अंतिम सांद्रता अपॉन समय अंतराल होता है। वेग नियम आपको ये बताता है कि भैया आपके दर, अभिक्रिया की दर और अभिकारक की सांद्रता के बीच क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया में बताया जाए तो अभिक्रिया की दर और अभिकारक के बीच संबंध को बताता है। तो यहाँ संबंध क्या बनता है, R बराबर K A की पावर M B की पावर N। बेटा A और B यहाँ पे क्या है, अभिकारक है, ध्यान रखना A और B यहाँ पर अभिकारक हैं। यहाँ बात करें M और N क्या होता है, M प्लस N बेटा यहाँ पे कोटि बन जाता है, ठीक है। ध्यान रखना कोटि आपसे बहुत पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। फिर यहाँ से शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए बेटा समकलित वेग समीकरण की बात करें तो R बराबर माइनस के टी प्लस आर नॉट होता है। देखो यहाँ पे सब दिया है, आर क्या है, आर नॉट क्या है, के क्या है, टी हाफ क्या है, सब आपके बारे में यहाँ पे दिया रखा है। अर्ध आयुकाल बेटा अगर शून्य कोटि अपक्रय के लिए बात करें तो टी हाफ बराबर आर नॉट बाई 2k होता है, ठीक है। प्रथम कोटि अपक्रय के लिए यहाँ पे समाकलित वेग समीकरण k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 आर नॉट अपॉन आर होता है, ठीक है। आर नॉट अपॉन आर यानी यहाँ आर टी मतलब टी समय बाद सांद्रता, टी समय बाद सांद्रता। अर्ध आयुकाल बेटा यहाँ पे देखा जाए तो टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के हो जाता है, ठीक है, टी हाफ। द्वितीय कोटि अपक्रय के लिए समकलित वेग समीकरण 1/r बराबर के टी प्लस 1/r नॉट हो जाता है। अर्ध आयुकाल बेटा टी हाफ बराबर 1/k इंटू आर नॉट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह बेटा आपके सामने ये सभी फार्मूले सामने हैं, ठीक है। छद्म प्रथम कोटि की अपक्रय भी पूछी जाती कभी कभी, भाई इसका यूनिक क्यों है, ये स्पेशल क्यों है, तो स्पेशल इस वजह से होती है क्योंकि इसकी जो कोटि होती है बेटा वो तो प्रथम होती है, लेकिन जो अभिकारकों की संख्या यानी आणविकता जो होती है वो एक से अधिक होती है, ठीक है। अब बात करें देखो अब बात करते हैं ट्रिक की। मैं तुम्हें बताया था ना कि लास्ट में बेटा आपको लास्ट में आप सभी को एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आपके लिए बेटा कुछ चीजों को बहुत आसान करने वाली है। जैसे आपका पूछा जाता है, अक्सर क्वेश्चन बनते हैं कि इस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। तो बेटा अगर कभी भी किसी भी कोटि की अभिक्रिया के लिए अगर आपसे पूछ लिया जाए वेग स्थिरांक का मात्रक, तो आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है कि मोल की पावर 1 माइनस एन लीटर की पावर n-1 सेकेंड इनवर्स। ये ऐसी ट्रिक है बेटा, चाहे शून्य कोटि हो, चाहे प्रथम कोटि हो, चाहे द्वितीय कोटि हो, हर प्रकार की कोटि के वेग स्थिरांक का बेटा ये मात्रक बताने में समर्थ है। तो बेटा आप सभी लोग अब इस वीडियो को बताइएगा आप सभी को कैसी लगी, और बेटा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री में पास होना चाहते हो तो इन फार्मूलों को आपको बहुत अच्छे से याद करना होगा। और अगर आपको फार्मूले याद है तो यकीन से कहता हूँ हर न्यूमेरिकल को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।